शिरोली के रहने वाले दिवाकर पाटिल एक सरकारी शिक्षक थे। कई सालों तक उन्होंने जलगांव के आसपास के गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया था और जब वो रिटायर हो गए तो अपने पुश्तैनी गांव शिरोली आकर बस गए। दिवाकर जी की 2 लड़कियां और एक लड़का था। उन्होंने अपनी दोनों लड़कियों को काफ़ी अच्छा पढ़ाया लिखाया और फिर उनकी शादी अच्छे घराने में कर दी जो अब विदेशों में सेटल थी। वही उनका बेटा आकाश भी काफ़ी पढ़ा लिखा था। बचपन से ही होशियार होने की वजह से दिवाकर ने उसे काफ़ी ऊंची शिक्षा दिलवाई थी और फिर उसे अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया। हालांकि दिवाकर जी का स्वभाव थोड़ा अजीब था। वो लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे, लोगों से काफ़ी कम बातें करते थे और उन्हें जो सही लगता वही वो करते। वो गांव के लोगों की सलाह को इस तरह नज़रअंदाज कर देते जैसे वो मूर्खों की बात हो, क्योंकि गांव के लोग उनके जितने पढ़े लिखे नहीं थे और शायद इसी वजह से उन्हें गांव वालों की हर बात बेतुकी सी लगती। और लगे भी क्यों ना, शिरोली गांव में एक दिवाकर ही थे जिन्होंने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया और विदेशों में भेजा था। उनके बेटे आकाश को अमेरिका गए हुए साल भर हो गया था। जब उसे जॉब लगी थी तो वो तुरंत ही अमेरिका चला गया। तब समय कम होने की वजह से जॉब लगने की खुशी में वो कोई फंक्शन नहीं कर पाए थे और इसीलिए आज जब वो घर लौट रहा था तो दिवाकर जी ने एक बड़े फंक्शन का आयोजन किया जिसमें पूरे गांव वालों को भोजन के लिए बुलाया गया था। जब शाम को आकाश गांव आया तो जोरों शोरों से उसका स्वागत हुआ। ढोल बजाए, आतिशबाजी हुई, फूलों की मालाएं उसे पहनाई। स्वागत समारोह होने के बाद गांव वालों को खाना खिलाया। ये पूरा कार्यक्रम तकरीबन रात के 11-12 बजे तक चला और कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब थके हारे लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। उसी रात तकरीबन 3 बजे दिवाकर जी की अचानक से आँख खुली। उन्होंने खिड़की के बाहर उनके घर के आंगन में कोई औरत चलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपने बाजू में देखा तो उनकी पत्नी सोई हुई थी और बाहर घूमती औरत कोई जान पहचान वाली नहीं थी। इसलिए उस औरत को देखने के लिए वो खिड़की के पास चले गए। उन्होंने देखा कि वो औरत घर के आंगन में घूम रही थी। उस औरत ने लाल रंग की जरीदार साड़ी पहनी हुई थी, सिर घूंघट से ढका हुआ था और पैरों में हल्के आवाज करने वाली पायल थी। दिवाकर जी के घर में कुछ मेहमान तो आए हुए थे, लेकिन जिस तरीके से उस औरत ने साड़ी पहनी हुई थी वैसी साड़ी उनके घर में तो क्या, पूरे गांव में भी कोई औरत नहीं पहनती थी। पहनावे से वो औरत राजस्थानी महिला लग रही थी और उस पूरे गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसका संबंध राजस्थान से हो। और इसी वजह से दिवाकर जी और भी ज़्यादा चकित हो गए। वो आवाज़ देकर उस महिला को रोकना चाहते थे, लेकिन कमरे में उनकी बीवी सो रही थी जो काफ़ी थक चुकी थी और वो उसकी नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। इसलिए वो खिड़की से हटकर दरवाजे के पास गए और फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। लेकिन जब तक वो बाहर आते तब तक वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। दिवाकर जी अंधेरे में उस औरत को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखी। फिर वो अपने कमरे की ओर जाने के लिए पलटे ही थे कि उन्हें वही औरत ऊपर के मंजिल पर उनके बेटे के कमरे के बाहर दिखी। दिवाकर जी का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। नीचे 2 कमरे थे, एक आंगन था और आंगन के बीच से ही ऊपर के कमरे में जाने की सीढ़ियाँ थी, यानी बाहर से ही कोई भी ऊपर के कमरे में जा सकता था। अब जब उन्होंने ऊपर आकाश के कमरे के बाहर उस औरत को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह झट से सीढ़ियों से ऊपर गए, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचे वहाँ कोई नहीं था। आकाश का कमरा भी अंदर से बंद था। दिवाकर जी को सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। अगर वो औरत दरवाज़ा खोलकर आकाश के कमरे में दाखिल हुई होती तो उन्हें वो जरूर दिखती, लेकिन उन्होंने आकाश के कमरे के दरवाजे को ना तो खुलते हुए देखा और ना ही दरवाजे की आवाज़ सुनी। अब उन्हें लगने लगा कि शायद थकावट के कारण उन्हें भ्रम हुआ होगा। उन्होंने आंगन में उस औरत को देखा था, यह तो पक्का था, लेकिन ऊपर आकाश के कमरे के बाहर उन्होंने औरत को देखा या उन्हें कोई भ्रम हुआ, इसका उन्हें भी संदेह था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को नहीं जगाया और वो सोने के लिए चले गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे
तो उन्हें मालूम हुआ कि आकाश की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो ऊपर उसके कमरे में गए तो देखा कि घर के बाकी सदस्य भी वहाँ मौजूद थे और उनकी पत्नी आकाश को नींबू का शरबत पिला रही थी। रात से ही आकाश के पेट में काफ़ी दर्द था। सब लोगों को लग रहा था कि दूर का प्रवास और खान पान में अचानक बदलाव होने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। जब उसकी माँ ने उसे नींबू का शरबत और दवाइयाँ दी तो दिवाकर जी ने कल रात वाली उस औरत के बारे में पूछा, लेकिन आकाश को किसी औरत के बारे में पता नहीं था। उसके अनुसार रात से ही उसकी तबीयत खराब थी, जिस वजह से वह जाग रहा था और उसने उसके कमरे के बाहर किसी औरत को नहीं देखा। और तो और बाकी लोगों को भी पता नहीं था कि कौन राजस्थानी महिला इस गांव में आई होगी। जब किसी को भी उस महिला के बारे में पता नहीं था तो फिर उस औरत की बात को दिवाकर जी ने भी अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात थी आकाश की तबीयत, जो दोपहर के बाद काफ़ी बिगड़ गई थी। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थी और कमजोरी महसूस हो रही थी। जब घर की दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ तो उसके बाद घर वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ दी और फिर वो घर लौट आए। उसी रात को तकरीबन 2-2:30 बजे फिर से दिवाकर जी की नींद टूटी। उन्हें किसी औरत की पायल की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा तो वही घूंघट वाली औरत दिखी जो उनके घर के आंगन में घूम रही थी। इस बार दिवाकर जी ने उनकी पत्नी को भी जगाया, लेकिन जब तक उनकी पत्नी नींद से उठती तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। और इसके बाद दिवाकर जी को वो औरत कई रातों तक उनके घर के आसपास ही दिखी, लेकिन उनका ध्यान अब इस बात से ज़्यादा उनके लड़के की ओर था, क्योंकि 3-4 दिन बीत गए थे लेकिन उनके लड़के की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा सूख चुकी थी। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे, गाल पिचक चुके थे और शरीर में कमजोरी आ गई थी। जो भी खाता शरीर को लग ही नहीं रहा था। डॉक्टर भी उसकी तबीयत को देख हैरान थे। उन्हें भी उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। जब वहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो उन्होंने जिले के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया और उससे उसका इलाज शुरू किया। आकाश के बीमार होने की खबर अब पूरे गांव वालों को मालूम हो गई थी। उसी गांव में दिवाकर जी के बड़े चचेरे भाई भी रहते थे। उन्होंने दिवाकर से मुलाकात कर उन्हें बताया कि एक बार आकाश को गांव की देवी के मंदिर में दिखा दो, मंदिर के पुजारी से धागा बंधवा लो। लेकिन दिवाकर जी ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि उन्हें इस तरह की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। देखते ही देखते हफ्ता बीत गया, लेकिन आकाश की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। एक दोपहर को जब सब लोग खाना खा रहे थे तो आकाश खाते खाते अचानक रुक गया। उसने अपने मुंह में हाथ डाला और मुंह के अंदर से एक लंबा बाल निकाला। एक तो पहले ही आकाश की तबीयत खराब थी और ऊपर से उसके खाने के अंदर बाल देख दिवाकर जी उनकी पत्नी पर काफ़ी चिढ़ गए और उसे काफ़ी डांट लगाई। लेकिन यह सिलसिला वहीं नहीं रुका। आकाश के खाने में हर रोज़ बाल निकलने लगे और वो भी मुंह में घास डालने के बाद ही निकलते थे। इस बात से दिवाकर जी चिढ़ गए और उनकी पत्नी को काफ़ी भला बुरा कहा। हालांकि उनकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हर रोज़ काफ़ी संभल कर खाना बना रही थी, लेकिन फिर भी आकाश के ही खाने में बाल कैसे निकल रहे थे। ऐसे ही 2-4 दिन और बीत गए। दवाइयों का कोई भी असर आकाश पर नहीं हो रहा था और उसकी तबीयत दिन पर दिन और भी बिगड़ती जा रही थी। अब वो काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला हो चुका था। गांव वाले लोगों ने दिवाकर जी को 1-2 बार समझाया कि अगर दवाइयों का असर नहीं हो रहा तो एक बार किसी मांत्रिक को दिखा दीजिए, लेकिन दिवाकर जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उल्टा उन्हें ही भला बुरा कह अपने काम से काम रखने के लिए कह दिया। उसके बाद गांव वाले किसी भी व्यक्ति ने उन्हें सलाह नहीं दी। और एक रात अचानक 2:30-3 बजे उनकी पायल की आवाज़ से नींद खुली। उन्होंने देखा कि फिर से वही घूंघट वाली औरत उनके आंगन में घूम रही थी। दिवाकर जी झट से कमरे से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि वो औरत सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। दिवाकर जी ने बाहर से ही उसे आवाज़ लगाई, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और वह धीरे धीरे चलते हुए आकाश के कमरे की ओर जाने लगी।
दिवाकर जी ने उसे एक और आवाज़ लगाई, लेकिन वो नहीं रुकी। इसलिए दिवाकर जी तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके पीछे चले गए। लेकिन जैसे ही ऊपर गए, वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ऊपर जाने के लिए एक ही सीढ़ियाँ थी और वहाँ से दूसरी तरफ उतरने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय कमरे में जाने के। और इसीलिए उन्होंने आकाश के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ समय बाद आकाश ने दरवाज़ा खोला। अपने पापा को रात के 2:30-3 बजे अपने दरवाजे पर देख वो उलझन में पड़ गया। तभी दिवाकर जी ने कमरे में यहाँ वहाँ झाँकते हुए उसे उस औरत के बारे में बताया। अब आकाश का कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो बस एक खोली थी जिसमें एक अलमारी और बिस्तर था। अब दिवाकर जी ने तो सारे कमरे को देख लिया था, लेकिन उन्हें वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर भी वो यहाँ वहाँ ताक झाक करते रहे और बिस्तर के नीचे देखने ही वाले थे कि अचानक आकाश का जी मचलने लगा। वो अजीब तरह से हरकतें करने लगा, जैसे उसके गले के अंदर कुछ फंस गया हो। वो उंगली मुंह के अंदर डालकर कुछ निकालने लगा और फिर उसके मुंह से बाल निकलने लगे, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि कई सारे, जैसे एक बालों का गुच्छा हो, जिसे आकाश खींचकर बाहर निकालने लगा। आकाश के मुंह से बालों को निकलता देख दिवाकर जी ने झट से उसे मदद की और उस बाल के गुच्छे को उसके मुंह से संभाल कर निकालने लगे। आकाश के मुंह के अंदर अचानक इतने सारे बाल कैसे आ गए, ये दिवाकर जी को समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे बालों को निकाल रहे थे। तभी उनका ध्यान गया कि आकाश के बिस्तर के नीचे कोई छिपा हुआ था। बिस्तर के नीचे उस अंधेरी जगह में दिवाकर जी को 2 पीले रंग की चमकती आंखें और हाथ के काले पंजे दिखे। अब दिवाकर जी का ज़्यादा ध्यान अपने बेटे पर ही था, इसलिए उन्होंने बिस्तर के नीचे ज़्यादा नहीं देखा और वो उसके मुंह से बालों को संभाल कर निकालने लगे। और जब कुछ समय बाद उन्होंने पूरे गुच्छे को निकाल लिया तो देखा कि वो एक खून से सनी किसी औरत के बालों की चोटी थी। फिर आकाश अचानक खून की उल्टी करने लगा। दिवाकर जी चिल्लाते हुए उनकी पत्नी और घर के बाकी सदस्यों को बुलाने लगे और फिर सब उनकी आवाज़ को सुन ऊपर पहुंच गए। दरवाजे के सामने ही खून और खून से सनी औरत की चोटी देख किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर दिवाकर जी ने जो हुआ सब बताया। घर के सारे सदस्य काफ़ी डर गए। सबने आकाश को कुर्सी पर बिठाया और दिवाकर जी बिस्तर के नीचे झांकने लगे, लेकिन बिस्तर के नीचे कोई नहीं था। दिवाकर जी ने बिस्तर के नीचे जो कुछ भी देखा था वो उनका वहम बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने चमकती आंखें और काले हाथ के पंजों को साफ साफ देखा था और कमरे के बाहर निकलने की और कोई दूसरी जगह भी नहीं थी। और वहीं पर आकाश के पेट से किसी औरत की चोटी निकलना आश्चर्यजनक बात थी। अब तो घर वालों के साथ साथ दिवाकर जी को भी ये सब अजीब लगने लगा। अब तो उन्हें भी भरोसा हो गया था कि आकाश पर हो ना हो किसी तरह का साया हो सकता है। दिवाकर जी तत्काल उनके बड़े चचेरे भाई के पास गए और कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो सब बताया। दिवाकर जी के बड़े भाई ने कुछ दिन पहले ही इस बारे में बताया था कि आकाश को किसी मांत्रिक के पास ले चलते हैं, लेकिन तब दिवाकर जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। हालांकि उनके भाई ने इस बात का रोष अपने मन में नहीं रखा और वो तुरंत रात के 4 बजे पासी के गांव के मंदिर की ओर चल पड़े, जहां एक मांत्रिक रहता था। सुबह के तकरीबन 6 बजे वो दोनों उस मांत्रिक को लेकर घर पहुंच गए। जब वो घर आए तो देखा कि आकाश की तबीयत में रात के मुकाबले थोड़ा सुधार था। वो अच्छे से बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। हालांकि मांत्रिक ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कमरे में घुसने से पहले ही दरवाजे के दोनों तरफ आधा आधा नींबू काट कर रखा और अंदर पहुंचकर उसने धूप जलाई। घर की औरतों को आटा गूंद कर लाने को कहा और जब वो आटा गूंद कर ले आई तब आकाश के दोनों हाथ के पंजे उस गूंदे हुए आटे के अंदर रख दिए और फिर उस मांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद मांत्रिक का मंत्रों का जाप खत्म हुआ और फिर उसने आकाश को गूंदे हुए आटे से हाथ बाहर निकालने को कहा। जब आकाश ने बाहर हाथ निकाले तो हाथ के आसपास का आटा काला पड़ चुका था। दरवाजे के बाहर काट कर रखे हुए नींबू से भी काला पानी रिसने लगा था।
आपने बहुत देर कर दी। मांत्रिक के पहले शब्द को सुन दिवाकर जी और उनके परिवार के हाथ पैर ही ढीले पड़ गए। आपके बेटे पर काला जादू किया हुआ है, किसी डायन को उसके पीछे छोड़ा गया है और अब उस डायन ने आपके बेटे पर पूरा कब्जा कर लिया है। वो आपके बेटे पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। महाराज ऐसा मत बोलिए, तत्काल दिवाकर जी के बड़े भाई ने कहा। कोई तो उपाय बताइए। देखिए, उपाय अगर होता तो मैं आपको डराता नहीं, लेकिन हर काम की एक तय सीमा होती है। शुरुआत में जो कोई भी काला जादू किया होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, उसके असर को तोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर देर कर दी तो आपके पूरी आत्मा को जकड़ लेता है। यह एक बीमारी की तरह है, सही समय पर इलाज किया तो ठीक, वरना बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है। तभी दिवाकर जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज कुछ तो कीजिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, जो खर्च आएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता यजमान, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर मेरे या किसी के भी बस में ये होता तो मैं तुरंत आपको बता देता, लेकिन मैं झूठी उम्मीद आपको नहीं दे सकता। हाँ, मैं एक प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि डायन ने पूरे शरीर पर कब्जा जमा रखा है, तो ये इतना आसान नहीं होगा। वो आपके बेटे के शरीर से जरूर निकलेगी, लेकिन वो कुछ न कुछ काफ़ी बुरा नुकसान कर जाएगी। दिवाकर जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के साथ बातचीत की और मांत्रिक को उपाय करने के लिए हामी भर दी। मांत्रिक ने बिना समय गंवाए तुरंत सारा सामान इकट्ठा किया और शाम को ही बड़ा यज्ञ किया। लेकिन जैसे ही उस यज्ञ की शुरुआत हुई, आकाश की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अपने आप को जख्मी करने लगा। जैसे जैसे यज्ञ बढ़ता गया, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। वो एक तरह से काले गाढ़े खून की उल्टी करने लगा। उसके मुंह से बाल और कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़े निकलने लगे। उसके बाद वो जमीन पर लौटने लगा, उसका शरीर अकड़ने लगा, उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे, उसका मुंह टेढ़ा होने लगा। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो। और फिर उसी अकड़े हुए शरीर के साथ वो बेहोश हो गया। रात के तकरीबन 12 बजे तक वो यज्ञ चला। आकाश वैसा ही बेहोश पड़ा रहा और अगली सुबह ही उसे होश आया। वो जिंदा था, लेकिन उसके आधे शरीर को लकवा मार चुका था। मांत्रिक ने पहले ही कह दिया था कि डायन निकलने से पहले काफ़ी बड़ा नुकसान करेगी, और वही हुआ। आकाश की ज़िंदगी तो बच गई थी, लेकिन अब उसे सारी उम्र लकवे के अंदर बितानी थी। दिवाकर जी को एक तरह से एक बात की खुशी तो थी कि उनका बेटा बच गया था, लेकिन उन्हें इस बात का खलल हमेशा रहा कि अगर वक्त रहते वो इन गांव वालों की बात को मान लेते तो शायद उनके बेटे की हालत ऐसी नहीं होती। भले ही उनके बात में कोई भी तर्क ना हो, भले ही उनकी बात में कोई विज्ञान ना हो, लेकिन अपने बेटे के लिए अगर वो उनकी बात मान लेते तो शायद आज ऐसा दिन नहीं आता।